नमस्कार। एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पोस्ट गुप्ता एज, द एज ऑफ हर्षवर्धन। हमने पिछले क्लास में गुप्ता एज के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि फ्रॉम 450 एडी गुप्ता डायनेस्टी की डिक्लाइन होने लगता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था द फॉरेन इन्वेजन इन द फॉर्म ऑफ हुनास। तो द लास्ट गुप्ता रूलर हु सक्सेसफुली रेजिस्टेड हुनास इन्वेजन वाज स्कंदगुप्ता, जिनकी डेथ 467 एडी में हो गया था। लेकिन उसके बाद स्टेडीली गुप्ता डायनेस्टी की डिक्लाइन हो जाता है एंड बाय द ईयर 500 एडी गुप्ता डायनेस्टी टोटली डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद देखिए गुप्ता डायनेस्टी जो होता है, गुप्ता जो एम्पायर होता है वो श्रिंक हो जाता है और बहुत ही एक छोटे से रीजन में वो कन्फाइन हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे रूलर्स और बहुत सारे डायनेस्टी इंडिया में डिफरेंट जगह पे आ जाता है, जिनमें से जो दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आया था वो ये था, कनौज एरिया में एक आया था मौकारी डायनेस्टी, जिनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था ईशान बर्मन। ईशान बर्मन हैड वेरी सक्सेसफुली रेजिस्टेड द हुनास अटैक। तो एक मौकारी डायनेस्टी आया था और दूसरा थानेसर में पुष्यभूति डायनेस्टी आया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट था। और दूसरी तरफ गुप्ताज हैड गॉट कन्फाइंड विद इन अ वेरी स्मॉल रीजन, और दूसरी तरफ बंगाल में शशांक रूल कर रहे थे। तो देखिए ये जो हर्षवर्धन थे जो कि मेन रूलर थे पुष्यभूति डायनेस्टीज के, जिन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल तक इंडिया में रूल किया था, फ्रॉम 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक 647 एडी तक। तो ऑलमोस्ट 40 साल तक उन्होंने रूल किया था एंड ही हैड प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर दिस ऑलमोस्ट 40 इयर्स। और देखिए हर्षवर्धन के डेथ के बाद ही हम ये मानते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कम्स टू एन एंड एंड द अर्ली मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स। तो हर्षवर्धन जो रूलर बने थे, इनकी जो कहानी है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए हुआ ये था कि मौकारी डायनेस्टी के जो रूलर थे गृहवर्मन, उनके साथ पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर थे प्रभाकर वर्धन, उनकी बेटी राज्यश्री की शादी हो गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए थानेसर में पुष्यभूति डायनेस्टी थी जिनके रूलर थे प्रभाकर वर्धन, और कनौज में मौकारिस रूलर थे जिनके रूलर थे गृहवर्मन। तो प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री के साथ शादी हो गया मौकारिस मतलब कनौज की रूलर गृहवर्मन की। अब हुआ ये कि इस मैट्रिमोनियल रिलेशन से मौकारीज और पुष्यभूतिज में एक अच्छा रिलेशन बना। लेकिन गृहवर्मन के एक बहुत ही ऑपोजिशन थे देवगुप्ता, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, जो कि बहुत ही श्रिंक हो गया था और बहुत ही छोटे एक रीजन में वो कन्फाइन हो गया था। तो देवगुप्ता जॉइंट हैंड विथ शशांक ऑफ बंगाल में गौड़ रीजन में शशांक रूल कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने मौकारीज पे अटैक किया। तो मौकारीज को हेल्प करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़ा बेटा राज्यवर्धन को कनौज भेजा। लेकिन हुआ ये कि देवगुप्ता और शशांक ने बाय ट्रेचरी बोथ गृहवर्मन और राज्यवर्धन का हत्या कर डाला। ठीक है। और ये न्यूज जब प्रभाकर वर्धन तक पहुंचा तो उनकी डेथ हो गई आउट ऑफ ब्रोकन हार्ट, आउट ऑफ इन ग्रीफ उनकी भी डेथ हो गई। तो अचानक से हर्षवर्धन के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। मतलब उनके बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनके डेथ हो चुका था, मौकारीज के रूलर थे और उनके फादर का भी डेथ हो चुका था। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ दिस स्टेट केम अपॉन हर्षवर्धन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थानेसर से कनौज में अपने पहले कैपिटल को ट्रांसफर किया और दोनों एम्पायर को उन्होंने ज्वाइन किया और फिर अपना रूल करना चालू किया। और उन्होंने ये भी कसम खाया था कि वो बदला लेंगे शशांक से। तो उन्होंने सच में बदला लिया था कि नहीं इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन बाद में चल के बाय द ईयर 646 एडी देखिए हर्षवर्धन की जो एम्पायर था वो कितना ज्यादा एक्सपैंड कर गया था। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इन एंटायर नॉर्थ इंडिया उन्होंने रूल किया था और उन्होंने 40 साल तक ऑलमोस्ट मतलब फॉर एन हाफ अ सेंचुरी ईयर्स उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड किया था। ठीक है। तो अगर हम हर्षवर्धन की जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो अचीवमेंट है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ही हैड प्रोवाइडेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स। क्योंकि देखिए उनके जस्ट पहले इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। मतलब गुप्ता के डिक्लाइन के बाद इंडिया में बहुत छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड हो गया था और मतलब कि हुनास अटैक भी हो रहा था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी था, ये सब चल रहा था। तो उन्होंने
मतलब कि बीच में, मतलब कि ये जो एनार्की चल रहा था उसके बीच में 40 साल तक ये पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया था। दूसरा ये है कि ही प्रोवाइडेड अ सेक्युलर एंड वेलफेयर स्टेट। सेक्युलर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, पहले तो वो ही वाज द फॉलोअर ऑफ शिव, शिव के पुजारी थे। लेकिन उनके टाइम पे ह्यूएन सांग एक चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए हुए थे, और ह्यूएन सांग की इन्फ्लुएंस में हर्षवर्धन हैड कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, और उनके टाइम पे एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किया गया था कनौज में, जहां से माना जाता है कि जो वज्रायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है उनकी इमर्जेंस हुई थी, जो बाद में चल के जो पाल डायनेस्टी बंगाल में आया था उन्होंने उनको काफी प्रमोट किया था, वज्रायना जो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है। खैर उनके टाइम पे ये सेक्युलर स्टेट एस्टेब्लिश हुआ था, और हाँ उनके टाइम पे वेलफेयर स्टेट भी एस्टेब्लिश हुआ था, विच वाज वेरी मच आई मीन बहुत ही अनकॉमन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ये माना जाता है कि ही वाज वेरी वेरी जेनरस। वो कभी कभी निकलते थे और अपने सब कुछ डोनेट करके आ जाते थे जो गरीब लोग थे उनको, और पूरे साम्राज्य में उन्होंने वेलफेयर स्टेट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तीसरी चीज, उन्होंने एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया था। इस बारे में भास्कर बर्मन का नाम बोला जाता है, जो कि कामरूप मतलब आसाम के रूलर थे। उनके साथ उन्होंने एक अच्छा रिलेशन बनाया था, जिसके वजह से जो फॉरेन अटैक है उनको उनसे वो प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा उन्होंने चाइनीज रूलर के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाया था, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूएन सांग ने उनके टाइम पे उनके रूलिंग पीरियड में इंडिया में आए हुए थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे जगह पे अपने एम्बेसडर भेजा था, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में उन्होंने काफी इंप्रूव किया था। चौथी चीज है कल्चरल अचीवमेंट। तो कल्चरल अचीवमेंट में देखिए ज्यादातर लिटरेचर में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन हिमसेल्फ हैड रिटन थ्री बुक्स। एक है नागनंदा, रत्नावली, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका। तो ये 3 बुक लिखा था हर्षवर्धन ने, और उनके कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने भी 2 बुक लिखा था, एक था हर्षचरित विच वाज ऑन हर्षवर्धन, और दूसरा था कादम्बरी। ये 2 बुक बाणभट्ट ने भी लिखा था। तो लिटरेचर में भी उनके टाइम पे काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। और 5th पॉइंट ये आ जाता है कि उन्होंने एक लिबरल एंड प्रोग्रेसिव स्टेट एस्टेब्लिश किया था, जो कि मतलब कि देखिए मीडिएवल पीरियड आ रहा है, उस टाइम पीरियड में मतलब कि धीरे धीरे समाज बहुत ही स्ट्रिक्ट बनता चला जा रहा है, रिजिड बनता चला जा रहा है, और उस पीरियड में उन्होंने जो लिबरल एंड प्रोग्रेसिव स्टेट एस्टेब्लिश किया था दैट वाज रिमार्केबल। लेकिन उनके कुछ लिमिटेशंस भी थी, ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही था। जैसे कि देखिए, उन्होंने जो पॉलिटिकल यूनिटी एस्टेब्लिश की थी दैट वाज लिमिटेड टू ओनली नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में या फिर वेस्टर्न इंडिया में भी देखिए उनका एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। दूसरी चीज ये है कि उनके टाइम पे फ्यूडल कैरेक्टर काफी स्ट्रांग हो गया था, और धीरे धीरे चल के अर्ली मेडिएवल पीरियड में इंडिया में टोटल फ्यूडलिज्म विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो ये कहा जाता है कि इसमें उनकी ये लिमिटेशंस नहीं थी, क्योंकि ये वो वक्त ही ऐसा था कि वो फ्यूडल कैरेक्टर वो स्ट्रांग होना ही था। उनके अचीवमेंट ये है कि जो फ्यूडल कैरेक्टर और स्ट्रांग हो सकता था उनको उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी हिज अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि उनके टाइम पे इकोनॉमिक डाउनफॉल देखने को मिला। देखिए, गुप्ता के एंड से ही हमें इकोनॉमिक डाउनफॉल, फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा था, बिकॉज ऑफ द फॉरेन अटैक, और जिसके वजह से इंडिया के हाथ से जो ट्रेड इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट्स था वो बाहर चला गया था। तो हर्षवर्धन के टाइम पे भी ये इकोनॉमिक डाउनफॉल कंटिन्यू रहा, और इस वजह से फॉरेन ट्रेड इस टाइम पे बहुत ही कम होता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी के साथ रिलेटेड है, डी अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस। मतलब इंडिया में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन आया था उसके डिक्लाइन होने लगता है, फिर इंडिया फिर से रूरल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और रूरल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने का ये भी एक रीजन था कि फ्यूडल कैरेक्टर स्ट्रांग हो रहा था, क्योंकि देखिए फ्यूडल जो कैरेक्टर है दैट इज बेस्ड अपॉन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है ना। और एग्रीकल्चरल सोसाइटी वहीं पे स्ट्रांग होगा जहां पे रूरल सोसाइटी स्ट्रांग होगा, तो एक दूसरे के साथ ये सारा चीज रिलेटेड है। और इसी के साथ देखिए सोशल इविल, क्योंकि समाज क्लोज्ड बनता चला जा रहा है, और जब समाज क्लोज्ड हो जाता है तो सोशल इविल जो सुपरस्टिशन है, जो ब्लाइंड फेथ है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत सारे सोशल इविल उनके टाइम पे देखने को मिला था। उनके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बहुत था। हालांकि जो ह्यूएन सांग थे वो अपने बुक में लिखते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे कोई क्राइम नहीं होता है, कोई क्राइम नहीं था, लेकिन ये दिस सीम्स टू बी एग्जैजरेशन, क्योंकि कोई भी समाज ऐसे नहीं होता, मतलब कि टोटली क्राइम फ्री ऐसे कोई समाज होता नहीं है। इनफैक्ट ह्यूएन सांग हिमसेल्फ गॉट रॉब 2 times इन सेंट्रल इंडिया।
ठीक है, उन्होंने ये भी उन्होंने लिखा है कि वो खुद 2 बार उनको मतलब कि ही वॉज प्लंडर्ड बाय द रॉबर्स, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लिखा था कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। तो अगर हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करें हर्षवर्धन की, डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस, हमें ये देखना चाहिए कि जिस टाइम पीरियड में और जिस तरीके से वो रूलर बने थे, उसके बाद और उस टाइम पीरियड में उन्होंने जो अचीव किया था, दैट वाज वेरी रिमार्केबल, दैट वाज समथिंग, राइट। तो इट इज नॉट द लिमिटेशंस व्हिच डिफाइंस हिम, इट इज द अचीवमेंट एट अ टाइम on and at a circumstances he achieved those things is to be mentioned. So this is all about the age of Harshvardhan. Thank you.